नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं? एक बार पुनः स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पुनः एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं जो पेपर 5 से संबंधित है। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रमुख बिंदुओं को बताते हुए इसके उत्तर प्रदेश पर पड़ने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों की चर्चा करें। तो इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हुई है, तो उसके प्रमुख बिंदुओं को बताना है। और जो बिंदु उसमें है, तो उन बिंदुओं या प्रावधानों से उत्तर प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी चर्चा करनी है। तो यही आज का हमारा प्रश्न है। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहली चीज है कि आप संक्षेप में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का परिचय दे दें। तो इसके तहत आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है। प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है जिसका उद्देश्य व्यापार के अवसरों का पता लगाने और भागीदार बनने के लिए देश दुनिया के उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों को एक साझा मंच प्रदान करना है। तो ये एक छोटा सा आप इंट्रो दे दीजिए और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए। इसका प्रथम आयोजन फरवरी 2018 में हुआ था। सबसे पहली बार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन था वो फरवरी 2018 में हुआ था, जो अब प्रत्येक वर्ष आयोजित हो रहा है। 10 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुभारंभ हुआ, जिसका समापन 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में हुआ। देखिए, ये जो 3-4 लाइन है, इसको बताने का मेरा मकसद ये है कि ये पीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम यहाँ से आपको पीटी की भी तैयारी हो जाए कि यदि आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पढ़ रहे हैं तो मेंस में, हालांकि ये चीज़ें आप पीटी मेंस में अगर भूल भी जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लिखिए। हाँ, ये याद रहे कि लखनऊ में हुआ था, 10 से 12 फरवरी के बीच में हुआ था, ये तो ठीक है। तो अब ये प्रथम आयोजन कब हुआ था, अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हैं तो मेंस में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पीटी में ये पूछ लेता है, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी मैंने थोड़ा पॉइंट दे दिया है आप लोग की जानकारी के लिए कि साथ साथ थोड़ा पीटी भी पढ़ते रहिए। तो ये आपने सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें ग्लोबल इन्वेस्ट समिट है क्या, ये कहाँ आयोजन हुआ, कब आयोजन हुआ, आप उसकी चर्चा कर देंगे। फिर आ जाइए आप अपने दूसरे पॉइंट पे। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि उसके प्रमुख प्रावधान क्या थे, मतलब ग्लोबल इन्वेस्ट समिट जो 2023 जो हुई थी उसमें प्रमुख बिंदु क्या थे, तो आप उन्हीं के तहत जो सबसे पहला है ये कि इस समिट में 3 दिन में, क्योंकि ये 10, 11 और 12 फरवरी को हुआ, मतलब 3 दिन में 33 लाख, ये देखिए 33 लाख 52,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए, जो कि अनुमानित लक्ष्य 10 लाख करोड़ से 3 गुना से भी अधिक है। मतलब ये जो इन्वेस्टर समिट हुआ 3 दिन में, तो 3 दिन में जो प्राप्त हुआ वो 33,52,000 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ। जबकि प्रदेश सरकार ये आशा कर रही थी कि हमको जो है वो 10 लाख करोड़ का निवेश मिले।
तो ले दे करके ये तिगुने से भी ज्यादा है, मतलब ये एक तरीके से उत्साहजनक है, उत्साहवर्धक है प्रदेश सरकार के लिए। अब दूसरा देख लीजिए, इसमें 19,000 से अधिक MOU साइन हुए, जिसके तहत करीब 90 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मतलब इसमें जो समझौता हुआ वो 19,000 से अधिक, मतलब 19,000 से अधिक समझौते हुए, जिसमें 90 लाख लोगों को लगभग रोजगार मिलने की संभावना है। अब तीसरा पॉइंट इसमें देखिए, MOU के क्रियान्वयन और निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश सारथी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, निवेश सारथी नामक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत हुई। देखिए, इस प्रणाली को लाने के पीछे का उद्देश्य वही है कि इतने बड़े पैमाने पे निवेश आ रहा है, इतने समझौते हो रहे हैं, तो वो क्रियान्वित कैसे होगा, वो उसके सफल संचालन के लिए निवेश सारथी नामक ऑनलाइन प्रणाली की जो है वो शुरुआत की गई। तो आप इसका उल्लेख कर देंगे। अब जो आपका अगला है कि मेडिकल और मेडिसिन क्षेत्र में 63,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मिले हैं। सिंगापुर से आए निवेशकों द्वारा आध्यात्म और इको टूरिज्म, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ देश दुनिया के इन्वेस्टर्स आए थे, तो वही इसमें कहा जा रहा है कि सिंगापुर से आए निवेशकों द्वारा आध्यात्म और इको टूरिज्म के लिए 29,000 करोड़ का MOU साइन किया गया। ब्रिटिश कंपनियों के साथ सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र एवं प्रौद्योगिकी हेतु समझौता किया गया। मतलब सिंगापुर के साथ जहां हम आध्यात्म और इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं, वही ब्रिटिश कंपनियों के साथ हम जो है वो सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र एवं प्रौद्योगिकी के लिए समझौता इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से कर रहे हैं, तो इनका उल्लेख कर देंगे। फिर आगे देखिए, इस समिट में प्रदेश सरकार ने खेल को सम्मिलित करते हुए बाराबंकी में, देखिए क्योंकि प्रदेश सरकार आजकल खेल को जो है खेलो इंडिया जो मिशन चला रही है, तो खेल भी इसके प्राथमिक लक्ष्यों में है। तो उसी के तहत क्या किया गया है कि बाराबंकी में 30,000 की क्षमता वाले क्रिकेट स्टेडियम के लिए भी एक साइन किया गया है MOU पर। मतलब बाराबंकी में 30,000 की क्षमता वाला एक क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समिट में आने वाले वर्षों में 100 इंक्यूबेटर और 3 अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इस समिट का उद्देश्य भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का आकांक्षी लक्ष्य रखा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी द्वारा एक लक्ष्य रखा गया है 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का, तो उसमें उत्तर प्रदेश ने भी एक संकल्पना व्यक्त की है कि हम जो है प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकॉनमी बनाएंगे, जो भारत के 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने के पूरक के तौर पर कार्य करेगा। तो ये एक बहुत ही आकांक्षी लक्ष्य है जो इस समिट में मतलब फिर से उसको दोहराया गया है कि हम इसको अचीव करेंगे, इस अचीवमेंट को। इस समिट में अमेरिका, UK, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात जैसी प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएं साझीदार रही। मतलब ये जो समिट है, चूंकि पहले ही मैंने कहा है कि यहाँ देश दुनिया से इन्वेस्टर्स, सरकारों के प्रतिनिधि सभी आए थे, तो उसी के तहत ये जो प्रमुख देश हैं, जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। तो ये पूरा जो पॉइंट है उसके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जो प्रमुख बिंदु हैं वो यही हैं, आपको इनका उल्लेख कर देना है। अब आगे हमको ये देखना है कि चूंकि प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसमें क्या कहा गया है, कि प्रश्न के दूसरे भाग में ये कहा गया है कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है।
तो यहाँ आपको सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी बताना, तो सबसे पहले हम जो है आर्थिक प्रभाव को देखेंगे। इसका जो है आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि मेक इन यूपी ब्रांड को बढ़ावा मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो मेक इन इंडिया के तर्ज पर मेक इन यूपी एक प्रोग्राम चला रही है। तो ये जो है जो निवेश है इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो आ रहा है, उसके द्वारा मेक इन यूपी ब्रांड को बढ़ावा मिलेगा। क्यों बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि 33.5 लाख करोड़ के निवेश से उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उत्तर प्रदेश जो है वो विकसित होगा। तो ये जो है सबसे पहला पॉइंट ये है कि आर्थिक में क्या जाएगा, तो इसको लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि राज्य की जीडीपी में वृद्धि होगी। जो हमारे राज्य की जीडीपी है उसमें जो है वो वृद्धि होगी। वर्तमान में राज्य की जीडीपी लगभग 20 बिलियन डॉलर है, जिसे 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि अभी जो उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है वो लगभग 20 बिलियन डॉलर की है, जिसे 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से अचीव किया जा सकता है। तो ये दूसरा जो पॉइंट है कि जीडीपी में वृद्धि होगी। तीसरा देख लीजिए कि प्रदेश के द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि होगी। अब द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र होता है? आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत एग्रीकल्चर आता है, पशुपालन आता है, खेती कृषि आती है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों का विकास होता है और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है। तो जो द्वितीयक क्षेत्र है तो उसके वृद्धि की बात की जा रही है। आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार द्वितीयक क्षेत्र का प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश के जीडीपी में योगदान है वो 26.7% का है। कौन कह रहा है? आर्थिक समीक्षा 2022, जिसके बढ़ने की संभावना है। और ये बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा निवेश यदि आएगा तो नो डाउट जीडीपी ग्रो करेगी ही करेगी। तो आप ये दिखा देंगे कि इसके आर्थिक प्रभाव में ये भी एक बड़ा कारण है। और जो उसके बाद अगला हमारा है कि इस समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में भौगोलिक आधार पर आर्थिक विषमता को कम किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें कुल निवेश का करीब 13% बुंदेलखंड के पिछड़े जिलों में किया जाएगा। देखिए, जब हम बुंदेलखंड को पढ़ा रहे थे पीछे के क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही कठिन है। वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही अभाव है, एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है क्योंकि जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है। तो हमारा जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, जिसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश और कुछ भाग जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वो एक तरीके से विकास की मुख्य धारा में से अभी कटा हुआ है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र का विकास हुआ, अभी वैसा विकास वहां नहीं दिखता है। तो इस इन्वेस्टर समिट की एक खास बात है कि जो हमारा निवेश आएगा इसके तहत, जो 33.5 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है, उसमें जो है करीब उसका जो 13% निवेश जो है वो हम बुंदेलखंड के पिछड़े जिलों में करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार द्वारा अपने संपूर्ण प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, कि मतलब ये एक तरीके से समावेशी विकास को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपका प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि निवेश का लगभग 13.5% नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश होगा। पश्चिमी, अब देखिए जो नवीकरणीय ऊर्जा में जो है वो करीब निवेश का 13.5% निवेश होगा जो आ रहा है। तो इस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि होगी। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हब बनाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि इस समिट का दूसरा सर्वाधिक निवेश करीब 11.5% इसी क्षेत्र के तहत कहाँ किया जाएगा? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एवं गाजियाबाद में। तो इस समिट के तहत क्या होगा कि नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसमें भी वृद्धि होगी,
और इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है आजकल इलेक्ट्रॉनिक को लेकर के उसके विकास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसी के तहत 11.5% का जो निवेश है वो इसी क्षेत्र में किया जाएगा और वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं गाजियाबाद में होगा। तो ये जो है हमारा आर्थिक प्रभाव इस समिट का जो है वो है। अब हम फिर सामाजिक प्रभाव को देख लेते हैं कि सामाजिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है। क्योंकि राजस्व ही राज्य का अश्व होता है, अतः इसके माध्यम से राज्य में राजस्व की प्राप्तियों में वृद्धि हो सकेगी, जिससे राज्य कई लोक कल्याणकारी कार्यों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा में निवेश कर सकेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई राजस्व जो है वो राज्य को चलाने वाला वही घोड़ा होता है, वही चलाता है राज्य को। और अगर इन इतने बड़े निवेश से, जो इतने बड़े 19,000 करीब समझौते हुए 33.5 लाख का जो निवेश हो रहा है, तो उस निवेश के द्वारा क्या होगा कि राज्य को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। और जब राज्य के पास अतिरिक्त धन होगा तो वो अपने लोगों के कल्याण के लिए, हेल्थ में, एजुकेशन में राज्य मतलब खुल के खर्चा कर सकता है। तो वेलफेयर का काम चूंकि राज्य सरकारें करती हैं, केंद्र सरकारें करती हैं, तो उसके लिए पर्याप्त वित्त यहाँ से मिलेगा। फिर कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि निवेशक अपनी इकाइयों की स्थापना करेगा और प्रदेश के श्रम बल को कुशल बनाएगा। क्योंकि यहाँ जो इन्वेस्टर्स आएंगे वो अपनी इकाइयां लगाएंगे, तो इकाइयों को लगाने के लिए भाई श्रम बल की जरूरत है। अब आप ऐसे समझिए कि यदि कोई अमेरिका की कंपनी है या जापान की कंपनी है, यहाँ वो निवेश कर रही है, यहाँ वो कोई परियोजना पे काम कर रही है, कोई प्रोजेक्ट लगा रही है, तो वो अमेरिका और जापान से तो श्रम बल लेके आएगा नहीं, वहां से तकनीक लेके आएंगे, वहां से टॉप क्लास के अधिकारी जो उसको संचालित करेंगे वो आ सकते हैं। लेकिन जो श्रम बल है वो तो प्रदेश का ही रहेगा। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि वो श्रम बल को जो है, अगर यहाँ के श्रम बल अर्ध कुशल भी होंगे तो उनको कुशलता प्रदान करके उनको समायोजित करने का काम इस कौशल विकास के माध्यम से किया जाएगा। तो आप ये दिखा देंगे। फिर रोजगार में वृद्धि होगी ऑब्वियसली, कि यदि इतना बड़ा उद्योग, इतनी संभावनाएं हैं जिस तरीके से विकास की, तो उसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वही यहाँ कह रहा है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में जो है करीब अभी 28.4 लाख, 4.1 लाख बेरोजगार हैं। इनके लिए समिट एक बेहतर अवसर लाएगा, मतलब रोजगार में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। अब उपभोक्ताओं को लाभ ऐसे होगा कि चूंकि इस समिट के माध्यम से प्रदेश में देश विदेश की इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे उपभोक्ताओं के पास विभिन्न ब्रांडों का ऑप्शन होगा। यह बाजार के एकाधिकार को भी तोड़ेगा। ये लाइन ये कह रहा है कि जैसे आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में आप ऐसे बाजार में जाइए कि जहां आपको 2-3 ब्रांड ही मिले। सपोज करिए यदि आप शर्ट लेने जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है, रेमंड का दिख रहा है, मुफ्ती का दिख रहा है, बस 2-3 ब्रांड। लेकिन अगर वहीं आपको रेमंड भी मिल जाए, मुफ्ती भी, यूएस पोलो भी मिल जाए, एलपी भी मिल जाए, तो तमाम ब्रांड हो गई। तो उससे क्या है कि एक मार्केट में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को उससे लाभ होगा। जब देखिए, जब बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है तो उपभोक्ताओं को लाभ होता है। जब बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, जब बाजार का एकाधिकार स्थापित हो जाता है, तो उपभोक्ताओं के पास चॉइस कम हो जाती है और उनको खराब सामान जो है वो अधिक कीमत पे खरीदना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ हो रहा है। क्योंकि विभिन्न ब्रांड यहाँ आएंगे तो उपभोक्ताओं के पास बेहतर ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ जो बाजार का एकाधिकार जो बन जाता है वो भी टूट जाएगा इसके माध्यम से। फिर जो सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू है कि प्रदेश में होने वाले पलायन को भी रोका जा सकता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, और यहाँ क्या है कि यहाँ रोजगार के उस तरीके के अवसर नहीं उपलब्ध हैं। तो आप जो है भारत में तो कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा कि जहाँ उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग भारी संख्या में ना हो। और विदेशों में भी जो भारत से जाते हैं रोजगार के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश बिहार के लोग सर्वाधिक जाते हैं। तो कहीं न कहीं उस पलायन को, भाई देखिए, अगर आप घर से दूर जा रहे हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं, तो अ, वो कोई बहुत प्रसन्न होके तो नहीं जा रहे हैं कि या तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कि बहुत बड़ा अवसर मिल जाए, तो एक तो ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन दूसरी चीज, चूंकि यहाँ के लोग बहुत कुशल नहीं हैं, अर्ध कुशल हैं या नहीं कुशल हैं, तो यहाँ के लोगों का जो पलायन होता है वो बाहर जा करके बहुत दयनीय स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनको उस तरीके का पैसा नहीं मिलता है, उस तरीके का जो है माहौल नहीं मिलता है। दूसरी चीज ये है कि अपने परिवार से कटे रहते हैं, और परिवार से अलग रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा होती है। तो कहीं न कहीं इस पलायन को भी ये जो है रोकने का काम करेगा। वही इसमें कहा जा रहा है कि एक बड़ी जनसंख्या होने और रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रदेश के लोगों को रोजगार की तलाश में दूर जाना पड़ता है। रोजगार के विभिन्न अवसरों के माध्यम से यह पलायन रुक सकता है। तो आज का जो हमारा प्रश्न था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के प्रमुख क्या है, उसके प्रमुख बिंदु और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव की मैंने यहाँ चर्चा करी। इसका उत्तर यहीं तक जाएगा, आगे आप लोग कुछ देख लीजिए। देखिए, ये जो है हमारा भारत अमेरिका रक्षा संबंध पे पिछला वीडियो है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार बहुत ही संभावना है इसके आने की। कारण ये है कि अभी मोदी जी हाल ही में अमेरिका गए थे, और वहाँ जो है रक्षा को लेकर के बहुत से समझौते हुए। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इसको देख लीजिएगा। और साथ ही ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक अवसर मिलेगा कि आप अगर हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं तो आप जो है अपने उत्तर को लिख करके वहाँ हमारे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। हम सेम डे उसको चेक कर देंगे, उसमें जो कमी रहेगी वो बता देंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। ये देखिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारा वही प्रयास है कि हम पर डे आपको एक बेहतर क्वेश्चन दें, ताकि आपका जो आंसर राइटिंग करने का जो एक डर है, कि बहुत लोगों के साथ ये होता है कि कैसे शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, क्या जाएगा, तो वो आपको एक आइडिया मिलेगा ही मिलेगा। और एक उत्तर का फॉर्मेट आपको आसानी से मिल जाएगा। सोचिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो 6 महीने में आपको कितना उत्तर मिल जाएगा सारे पेपर से। पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, मेरा टारगेट है कि हम सभी पेपर से बारी बारी से कुछ न कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो करा देंगे। तो एक बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि हो सकता है कि हमारा वीडियो ही आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। तो इसीलिए इसको लाइक करिए। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए दिन। धन्यवाद।